Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This lecture is going to be on the second part of chapter 3. इसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं और इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे कि मज़ीद क्या हमें बातें बताई जा रही हैं। चैप्टर 3 को हम एक टाइटल दे चुके हैं, मिस्टर चिप्स लाइफ एट मिसेस विकेट। मिसेस विकेट के यहाँ उसकी ज़िंदगी जो थी वो कैसी थी, उसके क्या मामूलात थे, वो कैसे लोगों को वहाँ पे इनवाइट करता था, उनको क्या सर्व करता था, क्या बातें होती थीं, इस बारे में चैप्टर चल रहा है। अब आज वाले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि उसने अपने रूम की फर्निशिंग कैसे की हुई थी, उसमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई थीं, उनकी क्या अहमियत थी, उससे उसके अपने किरदार के बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ये कुछ बातें जो हैं हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अ प्लेजेंट एंड प्लेसिड लाइफ एट मिसेस विकेट्स। प्लेजेंट खुशगवार, प्लेसिड आरामदेह, इसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है जी। एक इंतहाई पुरसुकून ज़िंदगी, एक इंतहाई खुशगवार ज़िंदगी मिसेस विकेट्स के यहाँ वो गुजार रहा था। ही हैड नो वरीज़, कोई परेशानी नहीं थी उसको। जनरली नो के साथ हम सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बात भी कॉमन है कि नो के साथ हम प्लूरल जो है ना नाउन इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर ये करेक्शन में अगर ये बात आ जाती है तो हम जनरली प्रेफर करते हैं कि सिंगुलर ही हम इस्तेमाल करें, लेकिन ये भी काफ़ी कॉमन है नो के साथ। अब इसमें थोड़ा सा मैं ये दो बातें कर रहा हूँ जो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। एक तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि सिंगुलर भी ठीक है, फिर प्लूरल भी ठीक है। तो उसमें बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ट्रेडिशनल रूल्स से एसोसिएटेड हैं, हमें पढ़ाई जा रही हैं, हम खुद पढ़ा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, पेपर्स के हवाले से उनको हम देखते हैं। पेपर्स में जितने भी सवालात आते हैं जनरली नो के साथ उसमें डिमांड यही होती है कि हम सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करें जनरली, लेकिन यूजेज में देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी लैंग्वेज में चूँकि बहुत ज़्यादा है तो प्लूरल जो है ना उसको भी हम देखते हैं कि गलत नहीं समझना चाहिए। ही हैड नो वरीज, किसी किस्म की कोई परेशानी उसको नहीं थी। हिज पेंशन वाज एडिकेट, उसकी पेंशन काफ़ी थी, सफिशेंट थी, अनफ थी उसके लिए। एंड देर वाज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स के अलावा, उसकी पेंशन काफ़ी थी और उसके अलावा उसकी कुछ रकम सेव्ड भी थी, उसने कुछ बचत करके भी रखी हुई थी, और हम बाद में देखेंगे उसने कुछ इन्वेस्टमेंट भी की हुई थी, सरमायाकारी भी की हुई थी। He could afford everything and anything he wanted. जो कुछ वो चाहता, anything कुछ भी, everything हर चीज़ जो वो चाहता वो अफोर्ड कर सकता था, उसकी परचेजिंग पावर में वो चीज़ थी। His room was furnished simply. उसके कमरे की जो तरतीब थी, चीज़ों की फर्निशिंग थी, क्या थी? सिंपली, सादगी से की गई थी। एंड विद स्कूल मास्टरली टेस्ट, और उसका ज़ौक़ जो था चीज़ों को प्लेस करने का, चीज़ों की सिलेक्शन का, उनके इंतखाब का जो ज़ौक़ था, उससे उसका स्कूल मास्टर होना झलकता था। वाज़े तौर पर यह बात देखी जा सकती थी कि चीज़ों को जिस तरह तरतीब से लगाया गया है और जिन जिन चीज़ों का इंतखाब किया गया है, जिस तरह की चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं, ज़रूर ये कोई स्कूल टीचर होगा, उसी के ज़ौक़ के मुताबिक थी। तो क्या क्या चीज़ें थी उनकी, ज़रा यहाँ पे फहरिस्त जो हैं वो मुलाहिज़ा करें कि अ फ्यू बुक शेल्व्स, चंद किताबों की अलमारियाँ थीं। स्पोर्टिंग ट्रॉफीज़ थीं, ठीक है, खेलों में मिलने वाले कुछ ट्रॉफीज़ वगैरह थीं। मेंटल पीस क्राउडेड विद फिक्सचर कार्ड्स एंड साइंड फोटोग्राफ्स ऑफ बॉयज़ एंड मैन। तो मेंटल पीस ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि दीवार में मौजूद फायर प्लेस के इर्द गिर्द बनाया जाता है। ठीक है जी। उसमें लकड़ियाँ या किसी भी तरीके से आग का इंतज़ाम करके उसके इर्द गिर्द पत्थर, लकड़ी या फिर मार्बल से, पत्थर, ठीक है, किसी भी चीज़ से वो स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और डेफिनेटली वो एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसके ऊपर फिर हम मज़ीद चीज़ें रख सकते हैं, मतलब उसमें प्लेसमेंट के लिए ऊपर जगह काफ़ी सारी बच जाती है। तो मेंटल पीस जो था, इट वाज क्राउडेड, पुरहुजूम था, विद फिक्सचर कार्ड्स एंड साइंड फोटोग्राफ्स। इसमें सबसे पहले फिक्सचर कार्ड्स को देखें। फिक्सचर कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट और उसके स्केड्यूल को बोलते हैं।
मसलन अगर वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है तो उसमें कौन सा मैच कब होगा, किस वक्त होगा, किस दिन होगा और कहाँ होगा, उसको हम फिक्चर्स बोलते हैं। फिक्चर कार्ड्स, ऐसे कार्ड्स जिन पर ये लिखा हुआ था कि वहाँ पर डोमेस्टिक मैचेस जो होंगे वो किस किस टीम के माबैन कब होंगे, किस वक्त होंगे। एंड साइन फोटोग्राफ्स ऑफ बॉयज़ एंड मैन, बॉयज़ स्टूडेंट्स के उसके पास तस्वीर थी, मैन कुछ टीचर्स की भी थी और उनके अपने सिग्नेचर वहाँ उन तस्वीरों के ऊपर थे, यानी कि ऑटोग्राफ्ड पिक्चर्स थी उसके पास। अ वॉन टर्की कारपेट, वॉन एक घसा पिटा पुराना सा टर्की कारपेट था, कालीन था जो कि तुर्की से उसके पास आया था। बिग इजी चेयर्स, बड़ी बड़ी आरामदेह कुर्सियाँ थीं। पिक्चर्स ऑन द वॉल, तस्वीर दीवार पर उसने कुछ लगा रखी थी। कौन कौन सी तस्वीर थी? ऑफ द एक्रोपोलिस एंड द फोरम। एक्रोपोलिस ये वो इमारत है जो कि टाइटल पेज पे इस लेक्चर की मैंने आपको दिखाई थी। ये जो इमारत आपके सामने मौजूद है ये एक्रोपोलिस है। एथेंस में ये एक बड़ी फेमस बिल्डिंग, अब डेफिनेटली इसकी बाकियात ही बचे हैं ज़्यादातर, लेकिन मेन स्ट्रक्चर अभी भी पहचाना जा सकता है। 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट की ये इमारत अभी भी वहाँ पर मौजूद है, पहचानी जा सकती है। और ये है क्या, एक्रोपोलिस किसको बोलते हैं? ये एक ख़ास किस्म का किला होता था जो कि उस वक्त की जो नोबल फैमिली होती थी, जो रूलिंग फैमिली होती थी, इंपीरियल फैमिली होती थी, वो अपनी हिफाजत के लिए किसी बुलंद जगह पर बनाती थी। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड अ सिटाडेल, सिटाडेल CITIDEL, CITADEL। ओके, तो इसको फोर्ट्रेस ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। फोर्ट्रेस एक ऐसा छोटा सा किला जो कि इंपीरियल फैमिली अपने लिए किसी बुलंद जगह पर बनवाती थी। तो एक्रोपोलिस यूनानी इमारत है, एथेंस में मौजूद है, 5th सेंचुरी BC में तामीर की गई थी। अच्छा, उसके बाद एक्रोपोलिस के बाद क्या यहाँ पे बताया गया? द एक्रोपोलिस एंड द फोरम। फोरम जो है ये एक इमारत थी, लेकिन ये ग्रीक नहीं थी, रोमन थी। शहरों में उस वक्त रोमन एम्पायर में ये एक ऐसी जगह होती थी, फोरम, जहाँ पर अदालती कार्रवाई और कोई भी हुकूमत की तरफ से इस तरह की गैदरिंग जो है वो मुनक़िद की जाती थी। वहाँ पर एक मीटिंग प्लेस समझ लें, फोरम। ठीक है जी, ये एक एक्रोपोलिस जो है ना ग्रीक बिल्डिंग थी, और फोरम जो है ना कोई भी इस तरह का स्क्वायर, कोई ऐसा चौरा, यानी कि वसी बिल्डिंग जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर मीटिंग कर सकें। तो इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक एंशंट तस्वीर है, यहाँ पर लोग इकट्ठे आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं। अब तो लोग यहाँ पे ये जो है ना अभी तो विज़िट कर रहे हैं, जस्ट उसको देख रहे हैं एक यादगार के तौर पर। लेकिन रोमन सिविलाइजेशन में ये इस तरह की जगह इस्तेमाल होती थी मीटिंग प्लेस के तौर पर, और अदालती कार्रवाइयों के लिए भी इसको यूज़ किया जाता था। तो इस तरह की तस्वीर उसने लगा रखी थी। और इनकी क्या अहमियत थी, मैंने आपको शुरू में ये भी बताया कि हम देखेंगे कि उसके कमरे की तरतीब चीज़ों की कैसी थी, इंतखाब कैसा था चीज़ों का, और उनसे उनकी क्या अहमियत थी, हमें वो क्या बताती थी। तो एक तो शुरू में उसने बात ये बता दी हमें कि उसकी तरतीब और इंतखाब चीज़ों का हमें ये बताता था कि वो एक स्कूल टीचर था, उसके ज़ौक़ की निशानदेही थी। और दूसरी बात जो है यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो एक्रोपोलिस और फोरम की तस्वीर उसने लगा रखी थी, उससे ज़ाहिर होता था कि ही वाज अ टीचर ऑफ क्लासिक्स, यानी कि वो रोमन हिस्ट्री और लेटिन ग्रामर वगैरह पढ़ाया करता था। इस तरह के सब्जेक्ट्स उसके पास थे। रोमन हिस्ट्री चूँकि वो पढ़ाता था, ग्रीक भी डेफिनेटली पढ़ाता था, और उस हवाले से ये एक्रोपोलिस और फोरम की तस्वीर उसने लगा रखी थी। Nearly everything had come out of his old house master's room in school house. रिटायरमेंट से पहले वो कहाँ रहा करता था? स्कूल के अंदर, हॉस्टल में। ठीक है, वो बोर्डिंग स्कूल था, वहाँ पर बच्चे भी रहते थे, टीचर्स भी रहते थे। तो वहाँ पर जो स्कूल हाउस था उसका, वहाँ से जितना भी उसके साजो सामान था, इक्विपमेंट था, बिलोंगिंग्स थी, वो सारी की सारी उसने वहाँ पर मिसेस विकेट्स के यहाँ शिफ्ट कर दी थी। नियरली एवरीथिंग, तकरीबन हर चीज़, कोई चीज़ वहाँ पर उसने मे बी डिस्कार्ड कर दी हो या किसी को दे दी हो। द बुक्स वर चीफली क्लासिकल। तो कौन सी द बुक्स, ख़ास किताबों के बारे में बात हो रही है, तो कौन सी बुक्स का जिक्र हो रहा है यहाँ पे? शुरू में अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ फ्यू बुक शेल्व्स,
चंद किताबों की अलमारियाँ थीं। तो उन बुक्स का जिक्र हो रहा है कि वो जो किताबों की अलमारियों में किताबें पड़ी थी वो कैसी थी। द बुक्स वर चीफली क्लासिकल, ज़्यादातर क्लासिकल थी, मतलब ग्रीक और रोमन हिस्ट्री और ग्रामर, इस हवाले से किताबें थी उसके पास, क्योंकि यही वो पढ़ाता था। फॉर दैट हैड बिन हिज सब्जेक्ट, क्योंकि यही उसका मजमून था जो कि वो पढ़ाता था, टीचिंग करता था जिसकी। देयर वॉज हाउएवर अ सीजनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड बेल लेट्रा। बेल लेट्रा, ये इसके बारे में ये आपको बताता चलूँ कि ये एक ऐसी राइटिंग होती है जो कि इंशाइया टाइप होती है, ठीक है, ऐसे टाइप राइटिंग होती है, और क्रिटिकल राइटिंग होती है मुख्तलिफ वर्क्स के बारे में, नावल्स के बारे में, पोइट्री के बारे में। और पढ़ी ज़्यादातर इसलिए जाती है क्योंकि एस्थेटिक्स इसमें ज़्यादातर है। एस्थेटिक्स से मुराद क्या है, इसमें खूबसूरती होती है, लिखने का अंदाज़ बहुत दिलकश होता है, पढ़ने को जी चाहता है, बड़ा पुरकशिश स्टाइल होता है, राइटिंग स्टाइल होता है, इसलिए उसको इस वजह से ज़्यादा पढ़ा जाता है बजाय इसकी उसके कंटेंट्स देखकर। कंटेंट्स उसके अच्छे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन उसकी बेसिक वजह उसको पढ़ने की, उसमें दिलचस्पी लेने की ये होती है कि उसमें एस्थेटिक्स ज़्यादा होते हैं, जमालियाती हिस्स ज़्यादा होती है, जमालियाती हिस्स को अपील करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं हमारे पास। सीजनिंग मतलब स्प्रिंकलिंग, कुछ फ्लेवरिंग, कुछ टेस्ट, कुछ जायका उन किताबों में ऐसा भी हिस्ट्री तारीख की किताबों का भी था, और बेल लेट्रा ये किताबें भी उसके पास थीं। सीजनिंग मतलब ये थोड़ी सी थी, ज़्यादा नहीं थी। मैंने क्या बताया इसका, फ्लेवरिंग, हल्का सा जस्ट एक जायका बदलने के लिए जो चीज़ डाली जाती है एक डिश के अंदर, उसको हम सीजनिंग बोल सकते हैं। देयर वॉज ऑल्सो अ बॉटम शेल्फ पाइल्ड अप विद चीप एडिशंस ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स, और नीचे बॉटम शेल्फ में, इसका मकसद गालिबन ये था कि छुपा के रखी जाएं किताबें, जेब नहीं देता एक टीचर को कि वह जासूसी नावल पढ़ता फिरे। डिटेक्टिव नावल्स की बात मैंने आपको चैप्टर 1 में बताई थी, ये किस तरह के नावल्स होते हैं। ये आमतौर पे खोज लगाने का जिक्र इसके अंदर होता है। कहानी इस तरह की होती है कि अगर कोई जुर्म हो जाए, उसके पीछे कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो हैं वो उसका खोज लगाने के लिए, सुराग लगाने के लिए फिरती हैं, और एट द एंड डेफिनेटली उसको फाइंड आउट कर लेती हैं। किस तरीके से फाइंड आउट करती हैं उसमें काफ़ी इंटरेस्ट होता है, सस्पेंस होता है, थ्रिल होता है। तो सस्पेंस और थ्रिल की वजह से उसको काफ़ी वाइडली रीडरशिप मिलती है। तो बात ये हो रही थी कि देयर वाज आल्सो बॉटम शेल्फ पाइल्ड अप, जिसमें ढेर लगा हुआ था चीप एडिशंस ऑफ डिटेक्टिव नॉवल। डिटेक्टिव नॉवेल्स के भी एडिशंस जो थे वो चीप थे उसके पास। अब चीप एडिशन से क्या मुराद है, जब भी कोई बुक जो है ना वो पब्लिश होती है, उसके कई एडिशंस होते हैं, इसमें कंटेंट्स में डिफरेंस नहीं होता, पेपर क्वालिटी में फ़र्क होता है, और उसकी जो बाइंडिंग है उसमें उसकी जो बैक है वो हार्ड है या सॉफ्ट है। पेपर बैक है, एक हार्ड बैक एडिशन है, पेपर बैक एडिशन है। उसके बाद उसका हम कह सकते हैं कि लो प्राइस एडिशन है, और पायरेटेड एडिशन भी मिल जाते हैं। पायरेटेड एडिशंस बहुत सस्ते होते हैं। चीप जो उसका लो प्राइस एडिशन है वो ज़रा महंगा होता है, और वो जो उसका प्रीमियम और असल एडिशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो उसके पास चीप एडिशंस थे, गालिबन लो प्राइस और पायरेटेड वंस उसके पास थे। चिप्स इंजॉयड दीज, चिप्स इनसे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होता था इन नावल से। समटाइम्स बाज़ औक़ात ही टुक डाउन वर्जिल और जेनोफन। वर्जिल एक लेटिन लैंग्वेज में लिखने वाला रोमन शायर था, लेकिन रोमन सिविलाइजेशन में रहने वाला ये शायर था। इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एपिक है, पोइम है, एनियड, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लातीनी ज़ुबान में लिखा करता था। और जेनोफन जो है ना, ये एक यूनान से ताल्लुक़ रखने वाला तारीख़ दान भी था, हिस्टोरियन भी था, और साथ ही साथ ये एक मिलिट्री कमांडर भी था। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स वर देयर इन हिज कमांड, जेनोफन। तो जेनोफन मैंने क्या बताया, मिलिट्री कमांडर भी था और हिस्टोरियन भी, तारीख दान भी था। उसने लिखा भी काफ़ी कुछ था, तो उसकी लिखी हुई बातें वो पढ़ा करता था। ये ग्रीक था और ये रोमन था। वर्जिल एक पोइट था। एंड रेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, और चंद लम्हात के लिए वो पढ़ा करता था। बट ही वॉज सून बैक अगेन विद डॉक्टर थॉर्न डाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच। ये जो उसके डिटेक्टिव नावल्स थे उनके टाइटल्स हैं। यानी कि कभी कभार ये टुक डाउन से मुराद ये अलमारी से निकालता और उसको निकाल के बैठ के पढ़ना शुरू कर देता। टेक डाउन का यही मतलब होता है किसी शेल्फ से उतारना बुक को, ख़ासतौर पे लाइब्रेरी वगैरह में। लेकिन उसके पास छोटी सी लाइब्रेरी थी। बहरहाल वर्जिल और जेनोफन, तो ये किताबें कभी कभी हिस्ट्री पढ़ लेता, कभी पोइट्री पढ़ लेता, क्लासिकल, लेकिन जल्द ही उकता के वापस डिटेक्टिव नावल्स पढ़ना शुरू कर देता था। क्या वजह थी? He was not, despite his long years of assiduous teaching, a very profound classical scholar.
डिस्पाइट इसके बावजूद कि लॉन्ग ईयर्स तवील अरसे से असीडुअस पुरमुशक्क़त अंदाज से बड़ी मेहनत करके बड़ी ही एहतियात से बहुत ज़्यादा लगन से वो पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? क्लासिकल सब्जेक्ट्स। मैंने क्या बताया, वो रोमन हिस्ट्री पढ़ाता था, लैटिन ग्रामर पढ़ाता था, इस तरह ग्रीक भी लैंग्वेज पढ़ाया करता था। तो क्लासिकल जो है ना उसको पसंद नहीं थे इतने ज़्यादा, इसके बावजूद कि काफ़ी अरसे से पढ़ा रहा था। इट वॉज नॉट अ वेरी प्रोफाउंड क्लासिकल स्कॉलर। स्कॉलर बोलते हैं आलिम को जिसके पास बहुत नॉलेज होता है, इल्म होता है, और प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा। कोई बहुत गहराई में डूब के पढ़ने वाला आलिम ये नहीं था। मतलब प्रोफाउंड से मुराद गहरा, लेकिन किसी आम तौर पे जगह के लिए, किसी कुएं के लिए, किसी दरिया या समंदर के लिए हम प्रोफाउंड इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए हम डीप ही इस्तेमाल करते हैं। प्रोफाउंड आम तौर पे वर्चुअली इस्तेमाल होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्रोफाउंड नॉलेज है उसके पास, प्रोफाउंड स्किल्स हैं, ठीक है, प्रोफाउंड फीलिंग्स हो सकती हैं गहरी, इसका भी गहराई से मतलब है, लेकिन नॉट इन कंक्रीट फॉर्म। तो वो कोई इतना बहुत बड़ा आलिम नहीं था, कभी भी उसने रिसर्च वगैरह करने की कोशिश इसमें नहीं की थी, और ये कोशिश ना करने की भी एक वजह थी, साथ ही मेंशन्ड आप देख लें, इंडीड यकीनन ही थॉट ऑफ लैटिन एंड ग्रीक फार मोर एज डेड लैंग्वेजेस। वो इनको मुर्दा ज़बानें समझता था। कोई शक नहीं है कि ये मुर्दा ज़बानें हैं। ग्रीक भी मुर्दा ज़बान, जो एंशंट ग्रीक है, और जो लेटिन लैंग्वेज है वो भी मुर्दा ज़बान है। मुर्दा ज़बान से मुराद ये है कि जिसके जो स्पीकर्स हैं उनमें कोई भी अलाइव ना हो, ठीक है। कोई भी लिविंग पर्सन अगर किसी लैंग्वेज को बोलता नहीं है तो वो लैंग्वेज डेड करार दे दी जाती है। अब ये एंशंट ग्रीक जो कि अरस्तु, अफलातून, सुकरात वगैरह के ज़माने में थी, और वो लेटिन लैंग्वेज जो कि वर्जिल के ज़माने में थी, कहीं भी नहीं बोली जाती। तो पढ़ाई क्यों जाती है? पढ़ाई इसलिए जाती है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको इतनी दिलचस्पी है उस ज़माने के स्कॉलर्स को उनकी अपनी लैंग्वेज में पढ़ने की कि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। ट्रांसलेशंस भी अवेलेबल हैं डेफिनेटली। अगर आप अफलातून को पढ़ना चाहते हैं, अगर आप सुकरात को पढ़ना चाहते हैं, ये ज़ैनोफन का यहाँ पे जिक्र हुआ, वर्जिल का जिक्र हुआ, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं ट्रांसलेशंस भी अवेलेबल हैं। लेकिन ट्रांसलेशंस कैन नेवर डू जस्टिस विद द रियल कॉन्टेंट्स, ठीक है। ये बात याद रखें कि तर्जुमा जो है वो किसी चीज़ का हकीकी नेमुल बदल कभी भी नहीं हो सकता। तर्जुमा परफेक्ट नहीं होता। उसमें मुझे अभी थोड़ी देर पहले एस्थेटिक्स की बात थी, वो जो खूबसूरती है ज़ुबान की वो छिन जाती है, चाहे जितनी भी कोशिश कर ली जाए। वो जो उसको ओरिजिनल स्टाइल है, उस स्टाइल में उसको रेंडर करना नामुमकिन हद तक मुश्किल होता है। इसलिए जो एंशिएंट ग्रीक और लेटिन लैंग्वेज आज भी पढ़ी और पढ़ाई जाती है, क्योंकि उस ज़माने के स्कॉलर्स को कुछ लोग उनकी अपनी लैंग्वेज में ओरिजिनली पढ़ना चाहते हैं। ये वजह है कि अभी भी डेड लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं। तो चिप्स अगरचे वो पढ़ाता था, उसको चाहिए था कि इनको डेड लैंग्वेजेस ना समझे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा उसके दिल में ये बात थी कि ये डेड लैंग्वेजेस हैं, और इनकी अहमियत सिर्फ इतनी है कि फ्रॉम विच इंग्लिश जेंटलमैन ऑट टू नो अ फ्यू कोटेशंस। अच्छा, जिसमें इसकी इतनी अहमियत है कि बस इंग्लिश जेंटलमैन कि कोई भी पढ़ा लिखा जो अंग्रेज़ है, इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है, और टू नो, उनको उसको चाहिए कि चंद कोटेशंस, कहावतें इन ज़ुबानों में से उसको आती हों, ज़ुबानी याद हों, उनको उसको समझ भी आती हों। देन एज लिविंग टंग्स दैट हैड एवर बिन स्पोकन बाय लिविंग पीपल, कभी भी वो ये नहीं समझता था कि ये ज़िंदा ज़ुबानें किसी ज़माने में थीं जो कि कभी ज़िंदा लोगों की ज़ुबानें थीं, वो बोलते थे इन ज़ुबानों को। तो मतलब ये कि आसान अल्फाज में वो इन ज़ुबानों को मुर्दा ज़ुबानें समझता था, जिनकी सिर्फ इतनी अहमियत थी उसके नज़दीक कि इन ज़ुबानों की चंद कहावतें हर बंदे को कुछ ना कुछ ज़ुबानी याद होनी चाहिए। जस्ट एक हम कह सकते हैं कि डेकोरेशन के तौर पर, जिसको हम गार्निशिंग बोलते हैं, लैंग्वेज को गार्निश करने के लिए कहीं से कहावतें हम डाल देते हैं कभी कभार। लिविंग पीपल, ओके, ही लाइक्ड दीज शॉर्ट लीडिंग आर्टिकल्स इन द टाइम्स। ये एक न्यूज़पेपर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसके मैगज़ीन्स भी आते हैं। मैगज़ीन्स डेफिनेटली, कोई भी अगर न्यूज़पेपर है तो उसके मैगज़ीन्स डेफिनेटली हमें मिल जाते हैं, जो कि वीकली होते हैं, समटाइम्स मंथली भी होते हैं। द टाइम्स जो है ना वो गालिबन ये वीकली है। दैट इंट्रोड्यूस्ड अ फ्यू टैग्स, ये वही कोटेशंस ही हैं, कहावतें, दैट ही रिकग्नाइज्ड,
उसको वो आर्टिकल्स बहुत पसंद होते थे द टाइम्स में शाया होने वाले, जिनमें चंद कोटेशंस इंट्रोड्यूस करवाई जाती थी और वो कोटेशंस ही रिकग्नाइज्ड, वो पहचानता था, उसको समझ आती थी वो कोटेशंस। एंड टू बी अमंग द ड्विंडलिंग, ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लें आप इसको, स्विंडलिंग ये नहीं है, ये ड्विंडलिंग है, राइट, ड्विंडलिंग नंबर ऑफ पीपल, ये स्विंडलिंग लिखा हुआ था, मैंने इसको ड्विंडलिंग कर दी है। स्विंडल का मतलब होता है धोखा देना, फ्रॉड, धोखाबाजी करना, फ्रॉड करना किसी के साथ। तो स्विंडलिंग नंबर किसी भी तरीके से, और इसका कोई सेंस भी ऐसा नहीं है जो कि हमें ये बताए कि मतलब होता है ना, एक लफ्ज़ के कई कई मीनिंग्स होते हैं, कई शेड्स होते हैं, इसका कोई शेड भी ऐसा नहीं है स्विंडल का कि जो कि यहाँ पे जस्टिफाई किया जा सके। और इसका जो ओरिजिनल जो वर्जन है ना नावल का, उसको आप नेट से कहीं भी डाउनलोड कर लें, लेकिन वो ये याद रखें कि वो ये पीटीबी का नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है ना, इनका नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें गलतियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। आप किसी इंटरनेशनल वर्जन को देखें तो उसमें आपको ड्विंडलिंग ही मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, गुटनबर्ग एक साइट है, गुटनबर्ग जो टाइप करें गूगल सर्च बार में, और उसमें फिर जाकर आप गुड बाय मिस्टर चिप्स को सर्च करें, चैप्टर 3 पे आएँ, और इसमें आपको क्लियरली ड्विंडलिंग ही मिलेगा। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये ड्विंडलिंग ही है। ड्विंडल का मतलब क्या होता है? कम होना। ये हमने पहले चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, नीचे आना कोई शोहरत में, नंबर तादाद में। ओके, इसको रीस्टार्ट करते हैं। टू बी अमंग द ड्विंडलिंग नंबर ऑफ पीपल हु अंडरस्टूड सच थिंग्स वाज टू हिम अ काइंड ऑफ सीक्रेट एंड वैल्यूड फ्री मेजनरी। अपने आप को उन घटते हुए, लगातार कम होते हुए लोगों में शुमार करना और शुमार होते हुए देखना, उसके लिए अ काइंड ऑफ सीक्रेट एंड वैल्यूड फ्री मेजनरी, सीक्रेट, खुफिया, वैल्यूड, कीमती, फ्री मेजनरी, किसी ख़ास तंजीम का हिस्सा होना, किसी ख़ास ब्रदरहुड, भाईचारे का हिस्सा होना। और इसमें हम ये कह सकते हैं फ्री मेज़न क्या है बेसिकली, इसकी अब हिस्ट्री आप तफसील से अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अगेन आप नेट को कंसल्ट कर सकते हैं। मुख्तसर सी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि ओरिजिन ये था कि ये चंद कारीगर थे जो कि एक दूसरे को अपने चंद सिंबल्स की वजह से पहचान लेते थे, उससे फिर एक ये यूनियन बनी। और अब जो है ये बेसिकली फ्री मेजनरी अब भी पाई जाती है किसी न किसी हालत में। ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन समझ लें कि पूरी दुनिया में इसके मेंबर्स होते हैं, और बज़ाहिर वो फलाही कामों के लिए ऑर्गेनाइजेशन उन्हें एस्टेब्लिश अपनी की होती है। तो उस तंजीम का हिस्सा वो था नहीं, उसको ऐसा लगता था इस तरह एक फ्री मेजनरी का, यानी किसी खुफिया तंजीम का एक आदमी को हिस्सा है उसको खुद मालूम है कि वो उसका हिस्सा है, लेकिन दूसरे लोग नहीं जानते, राइट। और उसके लिए ये एक बड़ा सेटिस्फाइंग किस्म का सेंसेशन है, फीलिंग्स है, एहसास है, जब वो ये सोचता है कि मैं एक खुफिया तंजीम का हिस्सा हूँ और इसमें बहुत कम लोग हैं मेरी तरह। ठीक है जी। अपने आप को जब वो देखता था कि वो उन चंद बहुत थोड़े लोगों में और लगातार कम होते हुए लोगों में उसका शुमार होता था जो कि इस तरह की कोटेशंस को, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में दी जाने वाली कोटेशंस को समझ सकते थे, तो उसको बहुत अच्छा लगता था। ये बहुत कीमती उसके लिए मेंबरशिप थी एक ऐसी फ्री मेजनरी की। कौन सी फ्री मेजनरी? ऐसे लोगों की जो कि ग्रीक और लैटिन समझ सकते थे। It represented, he felt, one of the chief benefits of the to be derived from classical education. कि अगर आप इस तरह की ज़ुबानें पढ़ते हैं जो अपडेटेड लैंग्वेजेस हैं, तो वो कहता है कि सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। इसका मतलब है कि आप उन कोटेशंस को समझ सकें जो कि चंद आर्टिकल्स में आपको मिलेंगी, कभी कभार ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आएंगी, लेकिन आप उसको समझ सकेंगे और आप उन समझने वाले बहुत थोड़े लोगों में शामिल होंगे, राइट। इसके बाद देखते हैं हमारा कुछ इसका पार्ट बाकी है। So there he lived at Mrs. Wickett's with his quiet enjoyments of reading, talking, remembering. अब यहाँ तक देखें, ये सवाल पूछा जा सकता है कि what were the quiet enjoyments for Mr. Chips? Right? Reading, talking, remembering. He was an old man, white-haired, only a little bald. उसके हुलिये के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई है,
नावल में कहीं कहीं उसके बारे में कुछ बातें बता दी जाती हैं। एक बूढ़ा आदमी था जो कि सफ़ेद बाल उसके हो चुके थे और थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा गंजा नहीं था। बॉल्ड का मतलब क्या होता है? हेयरलेस पर्सन, जिसका सर पे बाल जिसके ना हो, तो ज़रा सा गंजा था। स्टिल फेयरली एक्टिव फॉर हिज ईयर्स, अगर अपनी उम्र को देखा जाता, उसकी उम्र को, तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। उसकी उम्र के लोग इतने एक्टिव नहीं होते जितना कि एक्टिव था। ड्रिंकिंग टी, रिसीविंग कॉलर्स, चाय पीता था, मेहमानों का इस्तकबाल करता था। बिजीइंग हिमसेल्फ विद करेक्शंस फॉर द नेक्स्ट एडिशंस ऑफ द ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी। डायरेक्टरी एक ऐसी बुक होती है, समझ लें, कि जिसमें एक ख़ास जगह पर या इदारे में काम करने वाले लोगों के नेम्स, एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स इफ़ देयर आर एनी दिए जाते हैं। तो उसकी करेक्शन वगैरह जो है ना, वो मिस्टर चिप्स के हवाले की जाती थी। राइटिंग हिज ओकेजनल लेटर्स, कभी कभार खतूत लिखा करता था, इन थिन स्पाइडरी बट वेरी लेजिबल स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब यहाँ पर है हैंड राइटिंग। कैसी हैंड राइटिंग थी? इसकी 3 क्वालिटीज़ बताई गई हैं। थिन, पतली, एनर्जी बहुत कम थी, बूढ़ा शख्स था, ज़्यादा प्रेस करके नहीं लिख सकता था, अगर लिखता तो बहुत जल्दी थक जाता था। स्पाइडरी, बहुत, ये थिन और स्पाइडरी दोनों तकरीबन बराबर, इसके मीनिंग्स इक्वल हैं। स्पाइडरी से मुराद ये है कि इस तरह के एक मकड़े की टांगें इतनी पतली होती हैं, जस्ट लाइक स्ट्रॉ, बिल्कुल हेयर की तरह, इतनी पतली उसकी हैंड राइटिंग थी, लेकिन फिर भी लेजिबल, वेरी लेजिबल, समझ आसानी से आ जाती थी कि लिखा हुआ क्या है। ही हैड न्यू मास्टर्स टू टी एज वेल एज न्यू बॉयज़। ये बात भी शुरू में हो चुकी है कि जब भी नए टीचर्स आते थे, नए स्टूडेंट्स आते थे, उनको वो चाय पे इनवाइट करता था। इसी बहाने जान पहचान हो जाया करती थी। देयर वर 2 ऑफ देम दैट ऑटम टर्म। एक ऑटम टर्म में क्या हुआ कि 2 ऑफ देम, 2 स्टूडेंट्स या 2 टीचर्स आए, गालिबन 2 टीचर्स होंगे। एंड एज दे वर लिविंग आफ्टर देयर विजिट, और जब वो मिस्टर चिप्स से मिलकर जा रहे थे मुलाकात के बाद, वन ऑफ देम कमेंटेड, उनमें से एक ने क्या तबसरा किया? कमेंट का मतलब तबसरा करना। क्वाइट अ करेक्टर, क्या किरदार है, ज़बरदस्त किरदार है। द ओल्ड बॉय इजंट ही, क्या नहीं है ऐसा। ऑल दैट फस अबाउट मेकिंग द टी, फस का मतलब मेस, हंगामा आराई। हमने देखा था कि वो कितना ज़्यादा, अब हंगामा आराई को एग्जैक्टली हम यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर सकते, जस्ट हम इसको मेस ज़्यादा बेहतर है, यानी कि इतनी ज़्यादा एहतियात करता है चाय बनाने के बारे में। और जो एक कमेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, प्रोमिनेंट है, वो है टिपिकल बैचलर, मखसूस कवारा है। टिपिकल स्टैंडर्ड जिस तरह होता है कवारा, यानी कि सारी उम्र कवारा रहा है, इसका मतलब ये है। बैचलर अनमैरिड मेल को कहते हैं। इफ़ एवर देयर वॉज वन, यानी अगर कहीं कभी कोई कवारा रहा है, अनमैरिड पर्सन रहा है जो कि एक एग्जाम्पलरी सा हो, इसकी मिसाल दी जा सकती है, तो वो मिस्टर चिप्स है। विच वॉज ऑडली इनकरेक्ट, लेकिन ये उनका तबसरा बिल्कुल गलत था। ऑडली, स्ट्रेंजली, अजीब बात इसलिए कि हमने कभी उसकी बीवी का जिक्र नहीं देखा। इनकरेक्ट, बात गलत थी कि वो बैचलर था। ही वॉज नॉट अ बैचलर बिकॉज चिप्स वॉज नॉट अ बैचलर एट ऑल, वो हरगिज़ कवारा नहीं था। ही हैड मैरिड, शादी उसने ज़रूर की थी, दो इट वॉज सो लॉन्ग अगो, अगरचे इतनी पहले की बात है, इतनी ज़्यादा अरसा माजी में थी ये शादी का वाक़या उसका, दैट नन ऑफ द स्टाफ एट ब्रुकफील्ड कुड रिमेंबर हिज वाइफ, कि ब्रुकफील्ड में मौजूदा स्टाफ में से कोई भी शख्स उसकी बीवी याद नहीं कर सकता उसकी बीवी कौन थी। अब ये अगेन बड़ी खूबसूरत तरीके से बिल्डअप किया गया नावल में, बार बार इसकी कह सकते हैं कि रेपिटेशन कर चुका हूँ, उस बात की तकरार कर चुका हूँ कि कितनी खूबसूरत तरीके से ये नावल लिखा गया है। अब ये बात इसने एक हिंट दे दी आपको कि उसकी शादी के बारे में, उसकी वाइफ के बारे में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी है, और इसी के बारे में जो है चौथा चैप्टर मौजूद है हमारे पास। चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, राइट, 4 to 8 जो है ना, 5 चैप्टर्स हमारे पास। उसकी शादी किससे हुई, कैसे हुई, शादी के बाद क्या तब्दीलियाँ आईं, और उसकी शादी का अख्ताम कैसे हुआ। क्योंकि अब देख रहे हैं हमारे पास, हम देखा है हमने कि उसकी बीवी उसके साथ नहीं है, तो क्या उसका अख्ताम क्या हुआ, क्या उसकी बीवी की डेथ हुई या उसने डाइवोर्स दे दी, ये हम चैप्टर 4 to 8 जो है उसमें हम देखेंगे। लेकिन अब इसके बाद जो है, जो मेरा प्लान है वो ये है कि हम बुक 2 की तरफ वापस चलेंगे, और उसमें जो हमारा हीरोज़ वाला पार्ट है उसमें हम 2 या 3, कम से कम 2 लाजमी करेंगे, उसके बाद 3 भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि नावल की तरफ वापस आना है या बुक 2 की चैप्टर 4 की तरफ।
जो हमने 3 चैप्टर पहले पढ़ रखे हैं उसमें द डाइंग सन, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। तो एंड ऑफ टर्म की तरफ जाना है या मिस्टर चिप्स की तरफ वापस आना है, ये हम उसमें डिसाइड करेंगे। पहले हम इसमें रिमेनिंग जो हमारे कुछ सिनोनिम्स हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला जो सिनोनिम है ये किस लफ्ज़ का है? तो ये हमने पढ़ा था प्लेजेंट प्लेसेड लाइफ, ठीक है जी। तो प्लेसेड का मतलब क्या मैंने बताया था आपको? कंफर्टेबल, पुरसकून, क्वाइट, काम, ट्रैंक्विल, स्टिल, पीसफुल एंड सो ऑन। असीडुअस, डिस्पाइट हिज लॉन्ग ईयर्स ऑफ असीडुअस टीचिंग। असीडुअस जो है मैंने मुशक्क़त का जिक्र किया था, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती हो ऐसा कोई काम। डिलीजेंट, केयरफुल, मेटिकुलस, थॉरो, सेड्यूलस, अटेंटिव, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, ठीक है जी। लेबर मुशक्क़त को बोलते हैं, इंडस्ट्री मेहनत को बोलते हैं। मेहनत और मुशक्क़त जिस काम में बहुत ज़्यादा होती है। स्क्रिप्ट अभी मैंने आपको बताया कि ये हैंड राइटिंग को बोलते हैं। तो ये हैंड राइटिंग, राइटिंग, हैंड, ऑटोग्राफ, पेन, लेटर्स। तो दिस वाज टुडेज लेक्चर, राइट। और कोई भी अगर क्वेश्चन आपका हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं आप इस चैनल पे ही कमेंट्स के ज़रिए या फिर फेसबुक पे। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया ज़रूर आपने जो कॉन्टैक्ट्स में फ्रेंड्स हैं जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और एक सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ ही आपके पास बेल का आइकन होगा, उसको प्रेस कर लें ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होते हैं तो फ़ौरन आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाया करे। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।